In India, every year lakhs of aspirants give civil services exam to become officers to serve the country. इसलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे ये जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है ये देश की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड टफेस्ट एग्ज़ाम है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसे इंडिया में किस ऑब्जेक्टिव से लाया गया। हाय एवरीवन, माय नेम इज कुमार अमन और आप देख रहे हैं पॉलिटी की दुनिया। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो। इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि ये सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया होगा, तो वैसा नहीं है। ब्रिटिशर्स के इंडिया आने से पहले भी अलग अलग टाइम पीरियड पर सिविल सर्विसेज जैसे कॉन्सेप्ट की बात होती आई है। ब्रिटिशर्स का मेन कंट्रीब्यूशन ये रहा कि वो पहले थे जिन्होंने सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीकों से इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। अब हम इसके फर्स्ट एग्जिस्टेंस की बात करें, मौर्य एम्पायर में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक सेंट्रलाइज सिस्टम की बात हुई है और ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम था वो एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता था। और इन ऑफिसेस की क्वालिफिकेशन कैसी होगी, रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट कैसी होगी, ये सारी बातें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में की गई है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा कंक्लूजन जो आता है वह बताता है कि ब्रिटिशर्स के पहले भी इंडिया में सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट था। गुप्ता पीरियड में भी ऐसे ही सेंट्रलाइज सिस्टम प्रेजेंट था और जब मुगल इंडिया आए तो उनके पास भी ऐसे ही सेंट्रलाइज सिस्टम प्रेजेंट था जिसका नेम उन्होंने मनसबदारी सिस्टम रखा था। अब फाइनली हम लोग ब्रिटिशर्स और सिविल सर्विसेज के जो रिलेशन है उसको जानने की कोशिश करते हैं। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें बहुत सारे टास्क परफॉर्म होते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, तो जितने भी कॉमर्शियल सर्विसेज थे उन्हें मिलिट्री सर्विसेज से डिस्टिंग्विश करने के लिए सिविल सर्विसेज ये टर्म कॉइन किया गया। अब आते हैं 1786 में। तब के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे और ऑर्गेनाइज्ड वे में सिविल सर्विसेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। उस टाइम सिविल सर्विसेज को दो कैटेगरी में रखा गया। फर्स्ट, कॉन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज, सेकंड, अनकॉन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज। कॉन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज हायर पोस्ट होते थे जो मेजरली यूरोपियन कैंडिडेट के लिए रखा जाता था, और अनकॉन्वेनेटेड सिविल सर्विसेज जो कि लोअर पोस्ट होते थे और उसमें मोस्टली इंडियंस को रखा जाता था। ये दोनों कैटेगरी के उनके नेचर ऑफ वर्क, फिजिकल, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये सब डिफरेंट होते थे। अब सिविल सर्वेंट अपॉइंट कैसे होते हैं ये देखते हैं। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो सिविल सर्वेंट अपॉइंट होते थे उनके लिए कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता था। कंपनी के डायरेक्टर्स ही उन्हें डायरेक्ट नॉमिनेट करते थे। तो अपने पसंद के कैंडिडेट को नॉमिनेट करने के इस सिस्टम को पैट्रोनेज सिस्टम कहते हैं। नॉमिनेशन के बाद कैंडिडेट की ट्रेनिंग लंदन हेलेबरी कॉलेज में होती थी और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वे इंडिया आते थे। 1853 में जब लॉर्ड मैकॉले ने मेरिट बेस्ड मॉडर्न सिविल सर्विसेज चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया और इसे पास किया गया, जिसने पैट्रोनेज सिस्टम को बंद किया और मेरिट बेस्ड सिस्टम मीन्स ओपन कंपटीशन को स्टार्ट किया। इसके लिए 1854 लंदन में सिविल सर्विस कमीशन सेट की गई और 1855 से कंपटीशन एग्ज़ाम स्टार्ट हुई। एग्ज़ाम कंडक्ट लंदन में ही कंडक्ट कराए जाते थे, जिसके लिए कैंडिडेट के मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 23 ईयर्स रखी गई और इसका सिलेबस ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि इंडियंस के लिए ये एग्ज़ाम क्लियर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जैसे कि मैक्सिमम मार्क्स यूरोपियन क्लासिक को एलोकेट थे, जिसकी पढ़ाई इंडिया में नहीं होती थी, पर इन सभी ऑब्स्टेकल के बावजूद 1864 में श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं और इंडियन फर्स्ट सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं। आने वाले लगातार वर्षों में इंडियन स्टूडेंट्स ने ब्रिटिशर्स पर बहुत सारे पिटीशन फाइल किए कि ये एग्ज़ाम इंडिया में कंडक्ट कराई जाए, पर ब्रिटिशर्स ने एक न सुनी क्योंकि वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करें। अब बात करते हैं 1857। इसी ईयर रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, जिसे सिपोय मुटिनी और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है।
इस रिवॉल्ट के बाद कंपनी का रूल खत्म हो जाता है और सारी पावर ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है, जिसके बाद इन सर्विसेज के नेचर में चेंज आने स्टार्ट हो जाते हैं। इन 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड होती है, जो कि सिविल सर्विसेज में मेजर चेंजेस की डिमांड करती है, जैसे इंक्रीज द एज लिमिट, कंडक्ट द एग्जाम इन इंडिया ऑल्सो। इन डिमांड को पूरा करने के लिए 1886 में एटकिंसन कमेटी बनाई जाती है, जिसके चेयरमैन सर चार्ल्स एटकिंसन, और इस कमीशन ने रिकमेंड करती है पब्लिक सर्विस में और ज़्यादा इंडियंस को मौका मिले। 1887 में एटकिंसन कमेटी ने इन सर्विसेज को कोविनेटेड सर्विसेज और अनकोविनेटेड सिविल सर्विसेज से हटाकर 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज इम्पेरियल, सेकंड प्रोविंशियल और थर्ड सब ऑर्डिनेट सर्विसेज। इनमें से इम्पेरियल में मैक्सिमम ब्रिटिश कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट किया जाता था। एटकिंसन कमीशन का सारा रिकमेंडेशन का असर दिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा और एग्ज़ाम इंग्लैंड के साथ साथ इंडिया में भी होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ही इम्पेरियल सर्विसेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेकेंड सेंट्रल सर्विसेज। ये वो मैटर देखते थे जो डायरेक्टली सेंटर से रिलेटेड होते थे। इसके बाद आ जाते हैं 1912 में इंस्लिंगटन कमीशन। इंस्लिंगटन कमीशन ने कहा 25% हायर पोस्ट इंडियन के लिए रिजर्व रखा जाए और इस हायर पोस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए पार्शियली इंडिया और पार्शियली इंग्लैंड दोनों यानी 50-50 सीट रखें। और इसी कारण 1922 से इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम भारत और लंदन दोनों जगह होने लगे। लंदन में यह एग्ज़ाम सिविल सर्विस कमीशन कंडक्ट कर रहा था और इंडिया में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद 1924 में ली कमीशन इस्टेब्लिश की गई। जल्दी से पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश होनी चाहिए और इसी कारण 1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश की गई। इसके चेयरमैन थे सर रॉस बार्कर। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया और इंडिपेंडेंस के बाद इसका नेम चेंज करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रखा गया। तो चलिए मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मेरे तरफ से आप लोगों को एक क्वेश्चन है कि आफ्टर 1939 अचानक से इंडियन की संख्या इतनी ज़्यादा इस एग्ज़ाम में बढ़ कैसे गई? कृपया उसे कमेंट करके बताएं। आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना और इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलता है।